हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लुकिज्म के एपिसोड नंबर 7 को। तो इसके पहले के 6 एपिसोड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो चैनल प्लेलिस्ट से जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब एपिसोड 7 के स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम तकवांग को देखते हैं कि जिसने अपने साथ खाना प्रैक्टिस करने के लिए पाक को अपने घर बुलाया था। लेकिन यहाँ पे तकवांग अपने गरीबी को लेके बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि पाक बहुत ज्यादा रिच किड है और वो अगर उसके जैसे एक गरीब लड़के के साथ रहेगा तो वो क्या समझेगा। और वैसे भी उनका घर भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, जिस वजह से तकवांग को शर्म आ रही थी कि पाक उसके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन ये पे तकवांग को ये देख के बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि पाक यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम करता है जो कि अमीर बच्चे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि पाक यहाँ पे आते ही पहले तकवांग के घर के लाइट को ऑफ करता है और उससे कहता है कि तकवांग दिन के वक्त पर लाइट मत जलाया करो, इससे बिजली वेस्ट होती है। और वो यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें करता है जो कि ज्यादातर अमीर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इस चीज को देख के तकवांग को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि पाक ने उसके गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया है, बल्कि पाक ने उसके गरीबी को समझा है। और हमें पता है कि पाक ने उसके गरीबी को क्यों समझा है, क्योंकि पाक भी उसके जैसे ही एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। तो खैर, इसके बाद तकवांग पाक को उसके गाने के बारे में पूछता है कि उसने उस गाने को किस एल्बम से लिया है। लेकिन पाक यहाँ पे कहता है कि इसने उस गाने को किसी एल्बम से नहीं बल्कि खुद से बनाया है, जो देखकर यहाँ पे तकवांग को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी तकवांग पाक को एक म्यूजिक सुनाता है और ये देखकर पाक यहाँ पे कहता है कि अरे ये तो मेरे गाने का ही म्यूजिक है, लेकिन तुमने इसे इतनी जल्दी कैसे बना लिया है। जो देखकर यहाँ पे तकवांग कहता है कि हाँ, मैं कभी कभार इन्हें बना लेता हूँ और वैसे तुम्हारा गाना बहुत ज्यादा छोटा था, जिस वजह से मैंने इसमें अपने रैप के कुछ ट्यून को ऐड कर दिया है, जिस वजह से ये म्यूजिक थोड़ा लॉन्ग हो गया है। और ऐसा देख के पाक यहाँ पे कहता है कि अरे वाह तकवांग, तुम रैप लिखते हो और इसके साथ साथ तुम गाना भी कंपोज करते हो, तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। जो देखकर यहाँ पे तकवांग शर्माने लगता है। लेकिन तभी पाक अपने मन ही मन कहता है कि ये लड़का अपने दिल से काम करता है और मुझे भी इसके लिए कुछ करना है। लेकिन मुझे इस बात के अफसोस है कि लोग इसके टैलेंट का कदर नहीं करते, सब लोग इसे इसके लुक से जज करते हैं। तो इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे पाक तकवांग से माफी मांगता है कि उसे अभी जाना होगा। और ये सुनकर तकवांग यहाँ पे कहता है कि नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी ये तो तुम्हारा काम है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम भी पार्ट टाइम जॉब करते होंगे। जो देखकर पाक यहाँ पे कहता है कि असल में मैं मेरे घर से कोई पैसे नहीं लेता और इसलिए मुझे ये काम करना पड़ता है। लेकिन ये दोनों बात करते करते तकवांग के दादी के स्टॉल के सामने पहुंच जाते हैं और तभी तकवांग की दादी पाक से कहती है कि क्या तुम तकवांग के दोस्त हो। और ये सुनकर तकवांग हाँ बोलता है और तब तकवांग की दादी पाक को खाने के लिए ऑफर करता है। और तब तकवांग हॉबिन और उसके दोस्तों के बारे में याद करने लगता है कि उन्होंने खाने के बाद कैसा किया था। लेकिन यहाँ पे पाक खाना नहीं खाता है और वो यहाँ पे तकवांग की दादी से कहता है कि नहीं दादी माँ, मैं थोड़ी देर पहले ही खा के आया हूँ, तो मैं अब खाना नहीं खा सकता, लेकिन मैं फिर जरूर आऊंगा। और ये बोलकर तकवांग के दादी को गुड बाय बोल के पाक वहाँ से चला जाता है। और इस चीज से तकवांग भी समझ जाता है कि पाक बाकी लड़कों की तरह नहीं है। तो वही सीन शिफ्ट होता है म्यूजिक कंपनी के ओनर के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि म्यूजिक कंपनी का ओनर एक प्रोफेशनल लिरिक्स राइटर के हाथों से बहुत अच्छे लिरिक्स और एक प्रोफेशनल म्यूजिक कंपोजर के हाथों से एक अच्छा गाना बनवाते हैं। और वो यहाँ पे इस गाने को हॉबिन और उसके दोस्त को गाने के लिए बोलते हैं। और ये देख के ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो दोनों यहाँ पे कहते हैं कि आखिर आप स्कूल फेस्टिवल के लिए इतना ज्यादा खर्चा क्यों कर रहे हैं। जो देखकर यहाँ पे ये म्यूजिक कंपनी का ओनर कहता है कि असल में हम लोगों ने खास करके टीनेजर्स के लिए एक गाना तैयार किया है और वो गाना ही तुम लोग इस स्कूल फेस्टिवल में गाने वाले हो। अगर टीनेजर को ये गाना पसंद आए तो फिर हम लोग इस गाने की मदद से ही तुम लोगों का डेब्यू कराने वाले हैं और हॉबिन के साथ साथ तुम भी डेब्यू कर सकते हो। और ये सुनकर हॉबिन का दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद ये लोग सोचने लगते हैं कि डेब्यू के बाद इनको पैसों की कोई कमी नहीं होगी और ये लोग ऐशो आराम कर पाएंगे। तो इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे तकवांग ने पूरी गाने को लिख लिया था और वो यहाँ पे उस गाने को पाक को देता है। और वो यहाँ पे पाक को कहता है कि तुम्हें अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद तकवांग देखता है कि पाक ने इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया था कि पाक के गले में पेन होना स्टार्ट हो गया था। और इस चीज से तकवांग समझ जाता है कि पाक का वोकल कोड बहुत ज्यादा नाजुक है और इसीलिए तकवांग यहाँ पे पाक से कहता है कि पाक तुम उतना ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि तुम्हारा वोकल कोड बहुत ज्यादा नाजुक है और
अगर फेस्टिवल से पहले ये डैमेज हो गया तो तुम और गाना नहीं गा पाओगे। और इसके बाद हम पाक को अपने घर में देखते हैं, जहाँ पर वो सोचने लगता है कि अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा तो फिर वो अच्छी तरह गाना भी नहीं गा पाएगा, और वो अगर ये गाना नहीं गा पाए तो वो तकवांग की मदद भी नहीं कर पाएगा। और इसी बात को सोचते सोचते वो सो जाता है। और इसके बाद हम पाक के उस मोटे वाले बॉडी को देखते हैं जो कि अपने स्टोर में होता है, लेकिन तभी ये वाला बॉडी नोटिस करता है कि अब उसका गला नहीं दुख रहा, जो देखकर पाक समझ जाता है कि वो इस बॉडी में प्रैक्टिस कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि पाक इस स्टोर में बैठ के अपने गानों को प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे वो लड़की आती है और इस लड़की को देख के पाक बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है। और तभी पाक कहता है कि देखो ये एकदम एक परी की तरह है। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपना सामान खरीदने के साथ ही पाक के लिए एक गोली खरीद के देती है और कहती है कि तुम गाना गा रहे हो है ना, तो फिर अच्छी तरह से गाना। और ऑल द बेस्ट बोल के वो जाते वक्त पाक को वो गोली दे जाती है। और इन सब चीजों से पाक को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उस गोली को खाने के बाद से पाक का गला दुखना बंद हो चुका था। और इन सब चीजों से पाक का गाना भी और भी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था, जिस वजह से पाक को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और वो अपना गाना रिकॉर्ड करके जब तकवांग को सुनाता है तो तकवांग गुस्सा हो जाता है, जो देखकर यहाँ पे पाक कहता है कि क्या हुआ, क्या मैंने अच्छी तरह से नहीं गाया। जो देखकर यहाँ पे तकवांग कहता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छी तरह से गाया है, लेकिन मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने से मना किया था ना, इससे तुम्हारा वोकल को डैमेज हो सकता है। जो देखकर यहाँ पे पाक कहता है कि नहीं मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है। और तो पाक मन ही मन कहता है कि मैंने इस बॉडी में नहीं उस बॉडी में प्रैक्टिस किया था। और ये देखकर जीहो और तकवांग दोनों कहने लगते हैं कि पाक तुम सच में एक जीनियस हो, क्योंकि तुमने इतने कम वक्त में इन सारी चीजों को इतनी जल्दी याद कर लिया है। तो इसके बाद हम स्कूल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर तकवा और जीहो अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे हॉबिन और उसके दोस्त आके उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उनको एक पतली गली में ले जाते हैं। और यहाँ आने के बाद हॉबिन तकवांग से पूछता है कि ओए मैंने सुना तू उस फैशन क्लास के हैंडसम लड़के के साथ मिलके फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहा है। जो देखकर यहाँ पे तकवांग कहता है कि हाँ तो फिर इसमें तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। जो देखकर यहाँ पे हॉबिन कहता है ओ अच्छा, तो फिर तूने बोलना भी स्टार्ट कर दिया। और ये बोलकर वो लोग तकवांग को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और इसके बाद हॉबिन तकवांग से कहता है कि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू सिर्फ उसके चेहरे का फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं। और इसके बाद वो लोग जीहो को सामने लाते हैं और वो यहाँ पे जीहो को तकवांग को मारने के लिए बोलते हैं, लेकिन जीहो यहाँ पे उसे मारना नहीं चाहता था। तो दोस्तों यहाँ पे सेम सिचुएशन जीहो के लिए दोबारा क्रिएट हुआ था, क्योंकि हमने देखा था कि जीहो के साथ ये सेम सिचुएशन एपिसोड 3 में भी क्रिएट हुआ था, लेकिन तब उसने बिना कुछ सोचे समझे ही पाक को बहुत बुरी तरह से मारा था। लेकिन इस बार वो तकवांग को नहीं मारना चाहता था। और इन दोनों की किस्मत भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि तभी हॉबिन के पास एक कॉल आता है और हॉबिन यहाँ पे कहता है कि तुम दोनों की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आज मेरी वोकल क्लास है और अगर ये ना होती तो तुम दोनों की खैर नहीं थी। और ये बोलकर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और तब जीहो तकवांग से माफी मांगता है, जो देखकर तकवांग यहाँ पे कहता है कि आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। जो सुनकर यहाँ पे जीहो कहता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और इसके बाद हम तकवांग को मोटे वाले पाक के स्टोर में देखते हैं, लेकिन तभी हम तकवांग के पीछे जीहो को भी देखते हैं। और तभी पाक जब इन दोनों से हाई हेलो करने वाला था कि तभी पाक को याद आता है कि वो तकवांग से इस बॉडी में नहीं मिला है। तो इसके बाद ये दोनों पहले इंट्रोड्यूस होते हैं और इसके बाद हम इन तीनों को एक साइड में देखते हैं, जहाँ पर ये तीनों ही एक दूसरे के बारे में बोलने लगते हैं। और यहाँ पे जीहो पहले पाक से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, उस दिन तुमने जिन लड़कों को देखा था वो भी मेरे क्लास के ही थे। जो देखकर यहाँ पे पाक कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया था। और ये तीनों ही एक दूसरे के बातें शेयर करने लगते हैं कि किस तरह से इन्हें स्कूल में बुली किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पाक की बातें सुन के ये दोनों चुप हो जाते हैं, क्योंकि पाक को इनसे भी ज्यादा बुली किया जाता था। लेकिन तभी तकवांग कहता है कि लेकिन हमारे साथ ये सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है जब से हम लोग पाक योंगसुक से मिले हैं। और तभी तकवांग कहता है कि हाँ मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया था कि पाक योंगसुक असल में कौन है। तो पाक योंगसुक हमारे स्कूल में नया ट्रांसफर स्टूडेंट है और वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। और उसे देख के हमें भी पहले लगा था कि वो हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब हम लोग समझ चुके हैं कि वो सिर्फ हमारे साथ दोस्ती करना चाहता था। पाक सच में बहुत अच्छा लड़का है। और तभी हम वास्को भाई को देखते हैं, जो भी इन सारे बातों को सुन रहे थे। और वास्को भाई यहाँ पे इन तीनों के सामने आते हैं और वो यहाँ पे इनसे पूछते हैं कि तुम लोग उस लड़के के बारे में जो बोल रहे हो क्या वो सच है। तो यहाँ पे वास्को भाई को देख के तो तकवांग पहले उनसे थैंक यू बोलता है स्कूल में उसे बचाने के लिए। और इसके बाद वो पाक के बारे में वास्को भाई से कहता है कि हाँ पाक सच में बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। और तभी वास्को भाई उस मोटे वाले पाक से पूछता है कि लेकिन तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, वो तो तुम्हारा रूममेट है ना। और वैसे मैंने उस दिन तुम्हारी माँ से उसको पैसे लेते हुए देखा था। जो देखकर यहाँ पे पाक समझ जाता है कि वास्को भाई इतने दिन उसके उस हैंडसम बॉडी को मारने पे क्यों तुले हुए थे। और इस चीज को क्लियर करते हुए ये मोटा वाला पाक
वास्को भाई से कहता है कि असल में वास्को भाई उस दिन तो मेरी माँ ने उसे सिर्फ कॉफी के पैसे दिए थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इसके बाद ये तीनों मिलकर पाक की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, जो देखकर यहाँ पे वास्को भाई समझ जाते हैं कि पाक सच में एक अच्छा लड़का है। और वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि अगली बार जब वो पाक से मिलेंगे तो वो अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेंगे। और जाने से पहले वास्को भाई यहाँ पे इन तीनों से ही कहते हैं कि तुम तीनों कमजोर नहीं हो, तुम तीनों को बस ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर तुम्हें ट्रेनिंग चाहिए होगी तो मेरे पास आ जाना। और इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो म्यूजिक कंपनी का ओनर हॉबिन और उसके दोस्त के साथ अपना गाना लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और वही दूसरी तरफ हम तकवांग और पाक के पास देखते हैं, जहाँ पर ये लोग भी अपने गाने को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और इन्होंने भी अपने गाने को तैयार कर लिया था। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पे खत्म होता है। तो मैं मिलूंगा आपसे इसके एपिसोड 8 के साथ, तब तक के लिए बाय।